नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का कारवा चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं बिंदु सांधु आज आप लोगों के लिए स्त्री मन की गहरी पकड़ रखने वाली लेखिका कृष्णा अग्निहोत्री जी की एक कहानी खत जो गुमनाम थे लेके आई हूँ। आदित्य 5 फुट 8 इंच का गठीले जिस्म वाला नौजवान, आधुनिक वेशभूषा और कटीली मूछों के बीच अपनी वह अलग ही शख्सियत रखता है। साहित्यिक रस भरी बातों से उसके गाल गुलाबी हो जाते और नेत्रों की चपलता बालक सी बैठ जाती। होठ बरबस अनजाने में ही मुस्कुरा उठते, जिससे उसका पूरा व्यक्तित्व मादक हो जाता। अपने इस प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ वह जब पुलिस विभाग में चुना गया, तब भी वह असंतुष्ट था। निरंतर शिक्षा विभाग के लिए प्रयत्न करता रहा। उसे सचमुच ही शिक्षा विभाग से लगाव था। वह भी क्या भाग्यशाली और सुहावना दिन था जब उसकी नियुक्ति खरगोन महाविद्यालय में हुई थी। दिव्या सिंह उसके विभाग में न होकर भी उसे पसंद करती थी। उन्हें ये बात बहुत अच्छी लगती थी कि आदित्य सचमुच में एक आश्चर्यजनक व्यक्ति है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट का लालच छोड़कर शिक्षा विभाग में आया है। अन्यथा रुपए और पद के मोह से कई व्याख्याता तहसीलदार और थानेदार तक होना पसंद करते हैं। दिव्या की तेज बुद्धि और विवेकशीलता से आदित्य भी एकदम प्रभावित हो गया। राजपूत घराने की संवरी सधी दिव्या आदित्य के बहुत नज़दीक पहुंच गई, परंतु वे दोनों बहुत संतुलित थे और उनके निर्णय उन तक ही सीमित थे। आदित्य समय की प्रतीक्षा कर रहा था जब वह अपनी माँ से इस अंतर्जातीय विवाह की बात छेड़ सके, क्योंकि वह अपनी माँ के जिद्दी स्वभाव से परिचित था। परंतु एक लावा फूटेगा और वह कटुता से कह देगी, तेरी इन 2 छोटी बहनों को क्या कुएं में ढकेल दूं? अभी वह असमय की कश्मकश में डूब और उतर ही रहा था कि उसके कुछ शुभचिंतक सहकर्मियों ने एक गुमनाम पत्र द्वारा उसकी माँ को दिव्या और उसके विषय में बेहद भोंडे ढंग से सब कुछ लिख भेजा। माँ को अब दिव्या एक घटिया लड़की लगने लगी और उन्होंने आमरण अनशन की ठानी। आदित्य के भाई ने माँ को बहुत समझाना चाहा, परंतु बात बिगड़ती गई। अंत में भावुक आदित्य ही प्यार को त्याग कर माँ के प्रति कर्तव्य पूरा करने के लिए तैयार हो गया। उसने माँ को वचन दिया कि वह दिव्या से विवाह नहीं करेगा। दिव्या ने गहन समझदारी से आदित्य के इस निर्णय को स्वीकार किया। ठीक है आदित्य, तुम अपने परिवार से कटकर अधूरे रहते और हमारा वैवाहिक जीवन इस अधूरेपन से कभी भी खुश व पूर्ण नहीं हो पाता। इन सबके बावजूद आदित्य का रोष अपने आसपास के बुद्धिजीवियों के प्रति बढ़ता। आखिर ये पढ़े लिखे लोग ही इतने कायर क्यों हैं? पीठ में छुरा भोंकना ही क्या इनका इतना बड़ा सुख है? इतने पर भी तो आदित्य अपने माँ को समझा नहीं पाया। यूं ही एक दिन वह दिव्या के साथ विद्यालय के लिए खरीदारी कर रहा था, तो वह बात भी माँ के कान तक जा पहुंची। वे चीखने लगे, जब तू दिव्या से शादी नहीं करना चाहता तो शादी क्यों नहीं कर लेता? आदित्य ने अपना रोष बहुत चुपचाप व्यक्त किया। ग्रीष्मकालीन अवकाश में उसने चुपचाप अपनी जाति की एक अति साधारण सी लड़की नीलिमा से शादी तय कर ली और माँ को केवल सूचना मात्र दी। माँ प्रसन्नतापूर्वक बहू को अंगूठी पहनाने आई तो हक्का बक्का हो गई, लगभग रोना आ गया। लंबी हड्डी के ढांचे सी दुबली सांवली नीलिमा की नाक आवश्यकता से अधिक ऊंची और आंखें एकदम खाली खाली, रहने बोलने चलने में फूहड़। इससे पहले कि माँ पुनः अपना आमरण अनशन का नुस्खा अपनाती, आदित्य ने अपनी अटीची तैयार कर ऐलान कर दिया, विवाह से इनकार करोगी तो अब मैं घर नहीं लौटूंगा। महाविद्यालय खुला। दिव्या के सामने जाना कितना कठिन था, परंतु वह स्वयं ही सहजता से आ खड़ी हुई। मुझे सूचना तक नहीं दी, एक उपहार ही दे जाती। जो दे चुकी वह क्या कम है? खुश तो हो, नीलिमा को देख लेना, समझ जाओगी। बड़े डरपोक निकले। जीवन भर अभाव से जूझना कायरता नहीं है। आदित्य का चेहरा बुझा था। पता नहीं क्यों आदित्य के एक सहकर्मी ने नीलिमा के सामने दिव्या की बात कर दी। बस वह जब तब दिव्या का नाम चबा चबा कर थूक देती, आदित्य के सामने फेंक देती। इस पर भी आदित्य दिव्या के सामने सहज ही रहता।
वे वैसे ही स्टाफ रूम में बैठते थे, साथ की कक्षाओं में जाते और छुट्टी में कैंटीन में चाय पीते। उनकी व्यवस्थित मुद्रा से स्टाफ में बौखलाहट मचा दी और अब उनमें घुसते ही फुसफुसाहट बढ़ने लगी। एक दिन बहुत ही भद्दे ढंग से आदित्य के एक सहकर्मी ने टोका, यार किस्मत हो तो ऐसी, दोनों हाथ में लड्डू है, घर में बीबी यहाँ प्रेयसी। आदित्य चीख पड़ा, जरा पुनः तो कहो। बात प्राचार्य तक जा पहुंची। उन्होंने भी आदित्य से कहा, समाज में रहने के लिए सीमाएं रखनी पड़ती है। समझ नहीं आ रहा था आदित्य को, भला एक अच्छी आत्मीयता सीमा विहीनता के दायरे में कैसे बंध गई। और तभी नीलिमा के पास उसके हफ्ते भर के छोटे मोटे कार्य गुमनाम पत्र से पहुंच जाते। हार कर आदित्य ऊब गया था। नीलिमा को खुश रखने के लिए उसने स्थानांतरण मांग लिया। वह लड़कियों का छोटा सा महाविद्यालय था। हल्की सी नारंगी कमीज पहने आदित्य को लड़कियों के जत्थे ने बहुत स्नेह से देखा। एक ने बहुत जोर से कहा भी था, यार पहली बार बसंत बहार आई है, नए सर हैं बहुत स्मार्ट। उसके डिपार्टमेंट की मैडम बीमारी की छुट्टी पर थी। तब भी आदित्य लड़कियों के हौसलों के साथ खुश था। छोटा सा स्टाफ था, सबसे अच्छा रहने वाला आदित्य सभी का प्रिय पात्र था। एक ही बात आदित्य को नापसंद थी, वह उनकी नुक्ताचीनी वाली बात सह नहीं पाता। महिला व्याख्याताओं की पीठ मुड़ते ही पुरुष मंडली चटकारे लेने लगती और अच्छी खासी मुलाकातों का कचरा बना डालती। वो मिस कपूर है ना, जब देखो कमबख्त खन्ना के स्कूटर पर ऐसे घूमती है जैसे उसकी रखेल हो, और वो मित्रा बनी हुई है, पुरुषों से ऐसे घबराती है जैसे देखते ही पिघल जाएगी। अपनी सूरत तो देखे, आंखों के नीचे शायद दाग और बाल खिचड़ी। आदित्य इन सबसे उदासीन हो पुस्तकालय में जा बैठता। ऐसे ही जब वह एक उदास दिन को काट रहा था, तब खुली हंसी के साथ गोरी और बेहतरीन उस सुंदर स्त्री ने उससे प्रश्न किया, आपने टाइम टेबल तो चेंज नहीं किया ना? नहीं, आप कब लौटी? मुस्कुराकर आदित्य उठा। आज ही चाय पीते हो ना? हाँ चलिए। वाक्य आदित्य ने पूरा किया। प्रिया क्या आई? महाविद्यालय की सुनसान घड़ियाँ घंटियों जैसी बजने लगी। वे एक पल भी उसे अकेला नहीं छोड़ती। न जाने कितनी फुर्ती थी उसमें। सुबह से ही कभी मटर की कचौरियाँ तो कभी मठरी, कुछ भी ताज़ा बना लाती। खाने पीने का शौकीन आदित्य जब उन सबको बहुत प्यार से खाता तो वो खुश होती, एकदम तृप्ति से जैसे भर जाती। तुम्हें तो होटल में ही खाना पड़ता है ना, मेरे घर आ जाया करो, बढ़िया खाना खिलाऊंगी। आदित्य उनके घर जा पहुंचा। उस दिन मैडम प्रिया नारंगी रंग में अनुपम लग रही थी, परंतु हर पल जैसे उन्हें कुछ चुभ रहा था। आदित्य ने उन्हें सहेजा और उन्होंने मुक्त भाव से अपना मन खोल दिया। कितनी निजी परेशानियों और समस्याओं को ले व्यक्ति हाथ पैर फेंकता है और हंसना चाहता है, यह आदित्य के अतिरिक्त मैडम प्रिया भी जानती थी। उनके मेजर पति ने जब किसी पहाड़िन से विवाह कर लिया तो प्रिया ने भी दूसरा विवाह कर दिया, लेकिन वह सही समय पर सही निर्णय न ले सकी। दूसरा पति विलायत गया तो लौटा ही नहीं, बस समाज में प्रिया के नाम के साथ कई कहानी अवश्य जोड़ गया। दोनों रात के 1 बजे तक लॉन में बैठे और अपने मन खोलते रहे। सच आदित्य, तुम तो लाश के साथ जीने का धर्म निभा रहे हो, सचमुच प्रशंसा के पात्र हो। मैडम की मुद्रा एकदम भीगी घास जैसी नरम थी। पर आप भी कितनी सशक्त बहादुर महिला है। लोगों को आपके साफ सुथरे मन तक पहुंचने के लिए स्वयं भी कुलसिता धोनी पड़ेगी। आदित्य गंभीर था। लोग या हमारे आसपास जीने वाले कुंठित मनोवृत्तियों के ये बुद्धिजीवी। प्रिया का ठहाका खोखला था। है तो कुछ ऐसा ही। ये लोग समझते हैं कि जो अपने पति पत्नी के साथ खुशहाल जीवन जीते हैं या जीने का नाटक रचाए हैं, वे ही सही नैतिकता की परिभाषाएं रच सकते हैं। कहना शायद असंगत नहीं है, परंतु इनमें से सभी एकांत में मेरे प्रति आकर्षण जता चुके हैं। मैं जानता हूँ। अभी 2-4 दिन पूर्व ही एक योग्य पति मुझसे पूछ रहे थे कि कोई मन बहलाने के लिए यहाँ औरत नहीं मिल सकती। गुस्सा तो चढ़ा कि यह प्रश्न मुझसे क्यों पूछा गया। क्या अकेले रहने का यही अर्थ होता है?
ले आओ नीलिमा को, मेरे लिए भी कभी कभार घर का खाना खाने की जगह हो जाएगी। न हो तो यहीं रह जाना कुछ दिन के लिए। प्रिया भावुक हो गई। प्रिया व आदित्य एकदम बिना किसी कॉम्प्लेक्स के साथ हो गए, हंसते हुए चलने लगे। परंतु उनकी ये सामान्य चाल अन्यों को हजम नहीं हुई। स्टाफ रूम में यदि प्रिया कभी रजिस्टर भी रखने जाती तो उसके आसपास ठिठोलियां कांटों की तरह चुभती। नई उम्र के लड़के की चिकनाई पर वह बुरी तरह मुग्ध हो गई है। दोनों भ्रष्ट हैं। धीरे धीरे पीठ पर भौंकते भौंकते वे सब मुंह पर भी भौंकने लगे। प्रिया की भरी आई आंखें ताक आदित्य दहाड़ता। जिन्हें लॉलीपॉप खाने को नहीं मिलती वो उसे कहीं सुरक्षित रखा हुआ भी नहीं देख पाते। आप क्यों ऐसी गलत लांछना के लिए रोती है? सारा शहर भी चीखे तो मैं आपके प्रति अपनी अच्छी मान्यताएं नहीं तोड़ सकता। चलिए आपका मूड ठीक करने के लिए मूवी में बैठा जाए। वे दोनों मूवी आ गए। मैडम प्रिया के ठहाके पुनः गूंज उठे। इंटरवेल में वहाँ श्रीमान और श्रीमती पाठक भी थे। उन दोनों का साथ देखकर इस तरह चौंके जैसे भूत भूतनी देख लिए हों। बेचारे कहीं गश न खा जाएं। मेरे जैसी बेशरम औरत को देखकर प्रिया ने जोर से ठहाका लगाया। ठिंगने पाठक जी से नहीं रहा गया। उन्होंने जोर से कह ही दिया, अरे देखना कल का लौंडा है, खा पीकर लात लगा चला जाएगा, तब ठहाकों का क्या होगा। आदित्य की आंखें खुखार हो गई, परंतु प्रिया ने आहिस्ता से उसका हाथ दबा रोक दिया। हम इस पर प्रतिक्रिया ही क्यों व्यक्त करें? इस प्रतिक्रिया का अर्थ होगा कि उस रिमार्क को हमने स्वीकार किया है। विरोध के बावजूद भी वे दोनों एक दूसरे के निजी दुख और सुख के सच्चे साथी बने रहे। प्रिया आदित्य के भोजन से लेकर उसके कपड़ों तक की चिंता करती और आदित्य उसके घर की सब्जी तक लाने से कतराता नहीं। अचानक आदित्य एक पूरे दिन गुम रहा। प्रिया चिंतित सी गुलाब के पौधों में पानी दे रही थी। शाम का भीगापन चमेली की खुशबू के बीच महक रहा था। आदित्य आ गया। वह बहुत ही टूटा और भर भर आया सा लग रहा है। क्या बात है, वो थक गए हो? ठंडी लस्सी लाती हूँ। प्रिया ने सहजता से आदित्य का माथा छूकर कहा। अभी तो ठंडी गर्म दोनों लस्सी ले आओ। क्यों, क्या तबीयत ठीक नहीं लग रही? प्रिया ने आदित्य का हाथ भी छुआ। मत छुओ मुझे, आदित्य बोला। आश्चर्यचकित अपमानित सी प्रिया ठिठकती रही। सदा की तरह संतुलित होकर पूछा, क्या हुआ आदित्य, मुझसे क्यों बच रहे हो? मैं तो आपके सामने ढोंग नहीं रचा रहा। लेकिन आदित्य लगभग रो उठा। प्रिया ने पास आकर अपना निश्चल स्नेह भरा हाथ आदित्य के कंधे पर रखा और वह उस पर अपना सिर रखकर सिसक उठा। कुछ देर बाद भीगी भीगी हवा के ठंडे झोंके ने उसे स्थिर किया और उसने नीलिमा का पत्र प्रिया को थमाया। पत्र में लिखा था, नीलिमा को उसके महाविद्यालय वालों ने कई गुमनाम पत्र प्राप्त हुए हैं, जिससे उसे पता लगा है कि आदित्य और प्रिया के अवैध संबंध है। इसीलिए आदित्य ने अभी तक नीलिमा के पास लौटने के लिए स्थानांतरण का प्रयत्न नहीं किया। नीलिमा आदित्य की इस आवारागर्दी को अब और सहन नहीं करेगी। या तो वह प्रिया से मिलना जुलना छोड़कर तुरंत वापस लंबी छुट्टी लेकर आए या तलाक के लिए सहमति भेज दे। इसमें इतने परेशान क्यों हो? अपने बुद्धिजीवियों से और क्या उम्मीद की जा सकती है? नीलिमा तो सामान्य स्त्री की भांति ही लिख रही है। केवल लिखती तो ठीक था। उसने अपने पिता को मुझसे लड़ने के लिए भेज दिया है। बिना सोचे समझे वो जो मन में आया कहते रहे। मैं बार बार समझा चुका पर वे नहीं माने। तो तुम क्यों मैडम प्रिया के घर जाते हो? अब तो तुम्हें इसी समय वापस चलना पड़ेगा। बड़ी कठिनाई से छूटकर आ पाया हूँ। तो क्या तुमने सदा के लिए वापस जाने का निर्णय ले लिया है? प्रिया की आवाज़ कांप रही थी। मैं अब निर्णय लेने में स्वतंत्र कहाँ हूँ? मेरे टिकट तक ले लिए गए हैं। इच्छा तो होती है कि नीलिमा को छोड़ ही दूँ, जो ऐसी बुद्धिहीनता का परिचय दे, गुमनाम पत्रों को प्रोत्साहन दे रही है। नहीं, ऐसा मत सोचो। परिवार बहुत कीमती है। ठीक है, लौट जाओ। प्रिया की आंखें भर आई। उनका खालीपन बहुत अरसे बाद आंसू भी ढाक नहीं पा रहे थे। मैं जानता हूँ मैडम, आप कितनी अकेली है, परंतु जानकर भी क्या करोगे? हम ऐसे लोगों के सामने क्यों असहाय हो जाते हैं, जिन्हें हमारे निर्दोष सुखी जीवन से भी जलन होती है? मैं ऐसे लोगों से नहीं डरता हूँ,
परंतु आपके अपमान से डरता हूँ। ये पत्र बंद नहीं होंगे, इनका कपट चलेगा और बेवकूफ़ नीलिमा कुछ भी कर सकती है। लस्सी ले आऊं? प्रिया ने सामान्य होना चाहा। वे सब यहीं कहीं मंडरा रहे होंगे। सूंघते हुए यहाँ तक आए इससे पहले ही आदित्य बहुत अस्थिर हो उठा। अच्छा, जाना चाहते हो? जाओ। प्रिया की आवाज़ ठंडी थी। तो चलूं? प्रिया एकदम खाली पात्र सी जाते हुए आदित्य को ताकती हुई गुमनाम पत्रों की बात सोच त्रस्त हो उठी और वह समझ गई कि अभी पता नहीं कब तक ऐसी त्रस्तता का बोझ उसे ढोना पड़ेगा। शायद जब तक समाज नर नारी के सहज रिश्तों को सही मान्यता नहीं दे देता। और कहानी के अंत में आप लोगों से विनम्र आग्रह, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।